Hello everyone, I am Aryan Agarwal, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे बोर्ड्स में 95% से ज़्यादा स्कोर करें 12 CBSE बोर्ड्स में, स्पेशली साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने क्या करा है, तो जिससे आपको आइडिया लगे कि जो बता रहा है वो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो मेरे भी 2019 बोर्ड्स मैंने दिया था। फिजिक्स में 96, केमिस्ट्री में 99, बायो में 98, इंग्लिश में 98 और ऑप्शनल में मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था, उसमें मेरे 98 मार्क्स थे। टोटल मार्क्स हुआ 489 आउट ऑफ 500 और परसेंट हुई 97.8%। एग्रीगेट मेरी पांचों सब्जेक्ट की ये थी। ठीक है, तो ठीक ठाक स्कोर था। 95% से प्लस स्कोर करने के लिए मैं आपको टिप्स कुछ देता हूँ। सब्जेक्ट वाइज चलेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जो देखा गया है कि थोड़ा सा टफ पेपर आता है। ठीक है, कुछ सालों से ट्रेंड है, स्लाइटली टफ पेपर फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करना है। मैं हर बच्चे की बात करूँगा, सबसे पहले जिसने बहुत कम पढ़ा है, और लास्ट में बात करूँगा जिसने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, जिसकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, उसके बारे में भी बात करूँगा कि वो अपना कैसे फुल ऑन फुल स्कोर कर सकता है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता है, एक अल्टीमेटली एक अच्छा स्कोर ला सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या करना है, हर बच्चे को करना है कि सबसे पहले पीवाईक्यूज़ देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड्स के, ऑल इंडिया सेट और दिल्ली सेट दोनों के पिछले 10 साल या 15 साल जितने के भी मिल जाएँ, ठीक है? 10 साल के तो करने ही हैं, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल इंडिया और दिल्ली सेट के सबसे पहले देखो, ठीक है? अपनी फिज़िक्स की एनसीईआरटी उठाओ, उसमें मार्क करो, अच्छा ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? जैसे कि मैग्नेटिज़्म है, मैग्नेटिज़्म के अच्छा इस वाले फ़ॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है, अच्छा बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है? बायोट-सेवर्ट लॉ पे बहुत क्वेश्चन आया है, तो उसको मार्क कर लो। ठीक है? सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है? तो उसको मार्क कर लिया। ठीक है? पीवाईक्यूज़ देखे, पीवाईक्यूज़ से उसको अपनी एनसीईआरटी में हमने क्या कर लिया? मार्क कर लिया। पीवाईक्यूज़ देख के अपनी एनसीईआरटी में आपने मार्क करा। उसके बाद क्या करो कि मार्क करने के बाद उन टॉपिक्स को आप अपने क्लास नोट्स, अब कहीं तो पढ़े ही हो, अपने स्कूल में आपने पढ़ा है, अच्छे खासे टीचर से आप पढ़ते हो, ठीक है? उन्होंने जो आपको क्लास नोट्स लिखवाए हैं, जो भी आपके पास थ्योरी है, उस आप थ्योरी से आप उस चीज़ को पढ़ो, और नहीं तो अपनी एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में ठीक-ठाक थ्योरी दी हुई है, एनसीईआरटी से पढ़ो और अपने क्लास नोट से उसे पढ़ो। प्रेफ़र करो कि क्लास नोट से पढ़ो, वरना एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स की आपने थ्योरी पढ़ ली क्लास नोट्स और एनसीईआरटी से। इसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। कौन-कौन से? सॉल्व्ड एग्जांपल्स जितने भी हैं सब सॉल्व करो। डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं बोर्ड्स में, एकदम डिट्टो, वैल्यू कुछ नहीं बदलते हैं, एकदम लैंग्वेज वही क्वेश्चन की रखते हुए एकदम सॉल्व्ड एग्जांपल एज़ इट इज़ आ जाते हैं, इवन बैक एक्सरसाइज के आ जाते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं करी है, आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपके टेस्ट वगैरह में जो स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो बैक एक्सरसाइज में जो एडिशनल एक्सरसाइज वाला पोर्शन होता है, चाहो तो वीकली छोड़ सकते हो। वरना अगर आपने आपका प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो बैक एक्सरसाइजेज में जो एडिशनल एक्सरसाइज है उसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो सबसे पहले पीवाईक्यूज़ करने हैं, उन्हें एनसीईआरटी में मार्क करना है, उन टॉपिक्स को रीड मारना है अपना नोट से, एनसीईआरटी से, उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। सबसे पहले ये हर बच्चे को करना है। इसके बाद अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप क्या करोगे? आप बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से रिमेनिंग टॉपिक? ऐसे नहीं कोई भी, जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो सारे रिमेनिंग टॉपिक्स आप पढ़ो। कहाँ से? वही अपने क्लास नोट से पढ़ो या एनसीईआरटी से पढ़ो, और उन टॉपिक के रिमेनिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करो। कौन से? वही सॉल्व्ड एग्जांपल और बैक एक्सरसाइज। ठीक है? ये सब सॉल्व करो, और एडिशनल एक्सरसाइज फिर से आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज में पीवाईक्यूज़ में मिलेंगे आपको एडिशनल एक्सरसाइज के। ठीक है? तो वो पीवाईक्यूज़ में ऑलरेडी कवर हो गए, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज़ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो, तो पीवाईक्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट एडिशनल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो कवर हो जाएँगे। ठीक है? तो एडिशनल एक्सरसाइज की उतनी चिंता मत करना। अच्छा, अब फिजिक्स का हमें पता है पेपर थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन्स होते हैं, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन्स होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तो आप चिंता करो ही मत, वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएँगे, और अगर एनसीईआरटी के बाहर से आएँगे ना, तो मोस्टली पीवाईक्यूज़ वाले ही होंगे। और अगर एक आधा कुछ ऐसा हुआ भी जो आपको पहली बार मान लो आ जाए, तो आपकी वो तब जाके आपकी वो प्रीवियस नॉलेज जो आपने पहले पढ़ रखा है, जो आपके टीचर ने पढ़ाया है, जो आपने साल भर पढ़ा है, वो काम आएगा। उसके लिए आप नहीं पढ़ सकते हो कुछ भी, ठीक है? तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज़ पे भरोसा रखो और उनको फ़ॉलो करो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएँगे, मेरी गारंटी है। ठीक है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स एक आधा देखो एनसीईआरटी के बाहर से आ जाता है। कैसे आ सकता है? न्यूमेरिकल्स में हमारे
देखो नीट के भी क्वेश्चंस होते हैं, जेई के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो कई बार उसमें से कोई क्वेश्चन एक आधा वो दे देता है एग्जामिनर, ठीक है, वो रैंक डिटरमाइन करने के लिए कि हर किसी के 100 भी तो नहीं आने चाहिए, तो वो एक आधा क्वेश्चन वो देता है, तो एक आधा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे, ठीक है। और आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप अपने वही क्लास नोट्स वगैरह को कवर कर सकते हो, ठीक है। और बाहर इससे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई बुक ले ली, ठीक है, ऐसे लरोड़ा करने लग गए, एग्ज़ाम आइडिया करने लग गए, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रिपेयर करो, आपके मार्क्स अच्छे आएँगे। पता लगा आप उन 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में भागने लगे, आपके बोर्ड्स में परसेंटेज ही गिर गई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन प्रैक्टिस करने हैं हर चैप्टर के, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं, प्रीवियस ईयर से आइडिया लग जाएगा। उन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को प्रैक्टिस करो, बहुत बार आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है, बोर्ड्स में मिलेंगे ही, पीवाईक्यूज में भी देखोगे बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशंस आते हैं, आएंगे, हमेशा से आते हैं, भी आएंगे, और पता नहीं कितने साल तक आते रहेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इन सभी की प्रैक्टिस हमें करनी है, कैसे-कैसे करनी है मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने बता दिया कि इनसे एडिशनल एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हो, ठीक है, एसएलआर रोड एग्जाम आईडी ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आती है, फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा उतनी काम की नहीं है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आपने कर रखी है सपोज़, अगर आपने कर रखी है तो एक बार रिवाइज़ मार लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जो पेपर होता है देखो, फिज़िक्स की तरह टफ़ पेपर नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, ईज़ी टू मॉडरेट भी कह सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं आता है, ठीक है? इसमें भी वही करना है, देखो किसी भी बोर्ड्स की तैयारी के लिए पीवाईक्यूज़ और एनसीईआरटी ये आपका थंब रूल है, ठीक है? पीवाईक्यूज़ और एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एनसीईआरटी, ठीक है? तो पीवाईक्यू करने हैं, ऑल इंडिया डेली सेट दोनों के 10 साल के करने हैं, उनको एनसीईआरटी में मार्क करना है, उन टॉपिक को अपने एनसीईआरटी और क्लास नोट से पढ़ना है, उसके बाद एनसीईआरटी के वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपको सॉल्व्ड एग्जांपल भी करने हैं, ठीक है। इन टेक्स्ट में भी कोई क्वेश्चन हो वो भी करना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने ऐसे फिजिक्स में नहीं बोला था, फिजिक्स में भी इन टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन हो वो भी करना है, सॉल्व्ड एग्जांपल, इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज सब क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो सॉल्व्ड एग्जांपल भी करना है, इन टेक्स्ट भी करना है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है, ये जो है आपका, ये आपको एक अच्छे लेवल पे पहुँचा देगा, मतलब आपको जो 85 से 90% की जो रेंज है ना, वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। 90% तक आपको पहुँचा देगा, लेकिन 90% से जो ऊपर है, वो आपको क्या ले जाएगा? वो ले जाएगा ये, कि आपको एनसीईआरटी के सभी टॉपिक की पूरी कवरेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्राई टू रीड रिमेनिंग टॉपिक जो कि एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी के बाहर का तो देखो कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही फिज़िक्स में, ना ही केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो, अब वही अपने क्लास नोट से पढ़ो या एनसीईआरटी से पढ़ो, जैसे ठीक लग रहा है पढ़ो, ठीक है। और उनके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करो एनसीईआरटी से ही, ठीक है। अब केमिस्ट्री जो है हमारा, उसमें 3 हिस्से हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। सब पे एक बार इंडिविजुअली भी बात कर लेते हैं। देखो फिजिकल में 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल। न्यूमेरिकल जो होते हैं बहुत ईज़ी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे ना, वही आ जाएँगे। जैसे फिजिक्स में मैंने बताया था कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स आ जाएगा, बैक एक्सरसाइज आ जाएगी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएँगे। ऐसे ही यहाँ भी न्यूमेरिकल्स जो होंगे फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे। यहाँ पे फिजिक्स में तो मैंने बोला था एक आधा न्यूमेरिकल बाहर से भी आ सकता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आपका जो आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। ऐसा ही होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ से आपके मोस्टली जो होते हैं एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से भी आते हैं। एक आधा अगर हो सकता है यहाँ पे थ्योरेटिकल थोड़ा बाहर से आ जाए, थ्योरेटिकल थोड़ा-सा टफ हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह ऐसे चैप्टर है जिसमें थ्योरी काफ़ी अच्छी दी हुई है, ठीक है? तो उसमें एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एक आधे क्वेश्चन सॉल्यूशन में कुछ एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे कुछ हैं जहाँ पे कुछ पोर्शन है जहाँ पे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हो सकता है थोड़ा-सा आपके लिए एक्स्ट्रा एज टाइप का हो जाए या थोड़ा-सा हाई लेवल हो जाए। तो वो क्वेश्चन के लिए आप पीछे मत भागो, आप अपने बेसिक क्वेश्चन करो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज़ से, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कर लोगे। एक आधा क्वेश्चन ही हो सकता है ऐसा, वो भी अगर पेपर टफ हुआ, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक फिर से थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल तो यहाँ पे कुछ है नहीं, आपको पीवाईक्यूज़ और एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, जैसे मैंने अभी बताया है, वैसे ही करो, आपका एकदम ठीक रहेगा। हाँ, इनऑर्गेनिक में आप कई सारे टॉपिक स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि याद करने वाला पोर्शन काफ़ी है, तो कई सारा पोर्शन आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि डी एंड एफ ब्लॉक में KMNO4, K2CR, 207 के अलावा जो बाद वाला पोर्शन है वो एकदम नहीं आता है, ठीक है? तो उसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक बातें देख ली, आपका काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप इंटेलिजेंटली कई सारे टॉपिक्स स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक स्किप कर दिया, ठीक है?
ऑर्गेनिक में बात करें तो ऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक के भले ही अलग-अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है लेकिन इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तो उसके पीवाईक्यूज़ आप एंड में प्रैक्टिस करें, ठीक है? जब आपका पूरी ऑर्गेनिक हो जाए एक बार, तो एंड में आप उसके पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करें, ठीक है? और ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सब एनसीईआरटी से ही होते हैं। ऑर्गेनिक में तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, कन्वर्जन, नेम्ड रिएक्शन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है? वो भी आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट से ही आएगा। या फिर जो भी आईयूपीएसी वगैरह के क्वेश्चन होंगे, वो आपके बैक एक्सरसाइज में से आ जाएगा। मतलब जो एनसीईआरटी में ही है ना, वहीं से कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक में आने वाला है, बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? कन्वर्जन के लिए मैं एक आपको टिप देना चाहूँगा कि एक पैटर्न बना लें, ठीक है? पैटर्न मान लो, जैसे कि एक कार्बन बढ़ रहा है, तो ज़रूर हो सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ हो रहा होगा, या फिर एक कार्बन कम हो रहा है, हो सकता है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा होगा। ऐसे कुछ-कुछ पैटर्न बना लें, तो आपको थोड़ी आसानी होगी कि एक कार्बन बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक कार्बन कम हो रहा है तो क्या होगा, 2 कार्बन बढ़ रहा है तो हो सकता है एल्डोल रिएक्शन हो रही हो। इस टाइप का थोड़ा-सा एक पैटर्न बना लो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है। शुरुआत एक बार हो जाएगी, तो आप कर लोगे। और कन्वर्ज़न जितना कम रखना चाहो, मतलब जितना, अगर आपको ए से बी में कन्वर्ट करना है, तो आप जितने कम स्टेप में जा पाओ, उतना बेहतर है। ठीक है? इसके बाद एनसीईआरटी एग्ज़ेम्पलर आप कर सकते हो अगर आपने पहले से कर रखी है, ठीक है? यहाँ पे आपको फिज़िक्स से ज़्यादा हेल्प करेगी एनसीईआरटी एग्ज़ेम्पलर, ठीक है? ख़ास तौर पे फिज़िकल के क्वेश्चन्स कई सारे आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है? इवन फिज़िकल यहाँ इतनी बताने की बात नहीं है, वैसे फिज़िकल जो कॉम्पिटिशन में भी होती है, एनसीईआरटी एग्ज़ेम्पलर से काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है? लेकिन बोर्ड्स के लिए भी अगर आपने नहीं करी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कर रखी है तो एक बार रिवाइज़ कर लो, ठीक है? फिज़िक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एग्ज़ेम्पलर, नो डाउट। ठीक है, एग्ज़ाम आइडिया वगैरह जैसी बुक की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करो, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री की ये बात हुई, इसके बाद चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में जो होता है हमारा, फिर से पेपर ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का ही रहता है, ठीक है? देखो ये सब आपके रिलेटिव बातें हैं, ओकेजनली आपका ये पेपर टफ भी आया है, ठीक है? लेकिन जो एक ट्रेंड रहा है, वो ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का ही रहा है। वही पीवाईक्यूज़ करने हैं, 10 साल के करने हैं, ऑल इंडिया दिल्ली से, उन टॉपिक्स को आपको एनसीईआरटी में मार्क करना। अच्छा, ये आपको मिलेगा, आपको जब ऐसे करोगे ना, सब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में सब में करोगे, तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक बहुत बार आया है। तो उसी टॉपिक को बहुत बार पढ़ो, ठीक है? पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो टॉपिक जो बार-बार आए हैं, उनको पढ़ लो। आपको दिखेगा कई टॉपिक ऐसे हैं, लाइन से क्वेश्चन आए हैं उन पे, मतलब सालों-साल आदि मानव के ज़माने से उन पे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और उन्हीं को पढ़ो, इस बार भी वही आएँगे, ठीक है? अब उनको भी आप क्लास नोट्स एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी से पढ़ो उन्हें, मैं तो कहता हूँ क्लास नोट्स भी इसमें, बायो में तो क्लास नोट्स भी छोड़ो, आप अपना एनसीईआरटी से ही कंटेंट पढ़ो, ठीक है? एनसीईआरटी ही अपनी बार-बार पढ़ो, ठीक है? एनसीईआरटी, 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 इसमें तो क्लास नोट्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई समझने वाला टॉपिक है तो अलग बात है, वरना एनसीईआरटी इज़ की टू सक्सेस। ठीक है, एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन्स यहाँ पे तो आपके हैं नहीं, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है? ये तो बायो में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन्स जो बैक में है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो सॉल्व करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन्स आप मत करो, या आप कर सकते हो अगर आपने पहले कर रखे हैं, ठीक है? उतने वेटेज नहीं है इसका। तो अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रखे हैं तो ही करो, वरना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका काम उसके बिना भी बन जाएगा। लेकिन हाँ, आपको पीवाईक्यूज़ सारे करने हैं ऑल इंडिया और दिल्ली सेट के, और उन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? एनसीईआरटी कोशिश करो बायो में याद कर लो, ठीक है? बायो में इवन इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, या फिजिकल में जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कोशिश जितना करोगे ना एनसीईआरटी की कंटेंट लिखने की, जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, वो लिखने की जितना कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा। और बायो तो प्रॉपर थ्योरेटिकल पेपर है, प्योरली थ्योरेटिकल है, तो आपको इसमें तो जितना एनसीईआरटी याद कर पाओ उतना बेटर है। समझो फिर याद करने की कोशिश करो, आपको याद होगा, ठीक है? और जब आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिए, फिर उन रिमेनिंग टॉपिक को आप प्रैक्टिस करो, पढ़ो एनसीईआरटी से, उन रिमेनिंग टॉपिक को पढ़ो एनसीईआरटी से, और अपना उस चीज़ को भी आप इम्बाइब करके याद करने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चंस तो इसमें है नहीं, फिर से हटाया तो मैं, ठीक है? वही मैंने कॉपी पेस्ट करा था तो उस वजह से आ गया। ठीक है, तो आप जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी एनसीईआरटी
से देखो और अपने क्लास नोट से हेल्प ले सकते हो आप, और एनसीईआरटी से आप उनको एनसीईआरटी का कंटेंट याद करने की कोशिश करो। ठीक है, बायो में एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो डायग्राम्स और जो फिगर्स दे रखी होती हैं एनसीईआरटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे मार्क करके लेबलिंग के लिए दे देता है कि ए बी सी करके, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम है, ठीक है, वो एक बार आ गया था, मेरे टाइम के बोर्ड में आया था, और उसमें ए बी सी करके हमें मार्क करके दे दिया था कि बताओ ये क्या क्या है। ठीक है, तो विटलाइन मेम्ब्रेन वगैरह वो सब बतानी थी उसमें। ठीक है, ठीक है, और कई सारे आप ऐसे टॉपिक हैं जो बायो में भी स्किप कर सकते हो, खासतौर पे जैसे इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, उसमें बहुत सारी ऐसी थ्योरी है जो किसी काम की नहीं है, और बहुत सारी ऐसी थ्योरी है जो कि हर साल सालों साल से आती जा रही है। तो वो जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है आप उसको करो, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको इनिशियली छोड़ दो, जब एंड में आप प्रिपरेशन के हो तो आप उसको भी एकदम से जल्दी से याद करके जा सकते हो, जिससे आपका कल पेपर है तो आप फटाफट उसे लिखाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेरे टाइम पे जो दिल्ली सेट था उसका एक क्वेश्चन एज इट इज ऑल इंडिया सेट में आ गया था मेरे ईयर में, जो कि पहले दिल्ली में आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे यही 1-2 3 नंबर का क्वेश्चन था, ग्राफिकल क्वेश्चन था इकोलॉजी का। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने वो गलत करा था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एज मिल जाएगा। अगर डेली सेट करने से आपको एज मिल जाएगा, एनसीईआरटी याद करने से एज मिल जाएगा, डायग्राम प्रैक्टिस करने से आपको एज मिल जाएगा। ठीक है, और इंटेलिजेंटली स्किप कर सकते हो टॉपिक। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर मॉडरेट से टफ लेवल का आता है। ठीक है, मॉडरेट से टफ लेवल का आता है, आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी ही है। ठीक है, पीवाईक्यूज आपको इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू वाले टॉपिक एनसीईआरटी से करने हैं अच्छे से। मेनली मैथ्स जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, तो मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेटर है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के सारे एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से करनी ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पहले करनी है, और नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यानी कि नॉन इंपॉर्टेंट कौन से, जो प्रीवियस ईयर में कम आए हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर में या तो बिल्कुल ही नहीं आए हुए हैं, वो हैं नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उनको बाद में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप अपने क्लास नोट्स की हेल्प लो, आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी, और आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये तीनों तो आपको करने ही है, मस्ट है, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। ठीक है, मैंने तीनों का बताया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एग्जाम्पलर क्या रोल है सबका। ठीक है, आर डी शर्मा आरडी शर्मा को लेकिन कई बच्चों ने करा होता है, कई बच्चों ने नहीं करा होता है। ठीक है, तो अगर आरडी शर्मा आपने पहले से कर रखी है तो ही करो, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैथ्स क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, तो मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना बेटर है। ठीक है, अच्छा, ऊपर बायो में मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नहीं बताया, तो बायो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वही अगर आपने पहले से कर रखी है तो कर लो, वरना कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और करना भी है तो चाहो तो आप एमसीक्यूज़ वगैरह देख सकते हो। ठीक है, आपको मैंने कर रखी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ उतना नहीं मिलता है। ठीक है, 1-2 एमसीक्यूज़ अच्छे होते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रखा है तो मत करो। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो पहले के टाइम में क्या होता था ना, थोड़ा लेंदी पेपर आता था। ठीक है, अब हाल-फिलहाल में तो उतना लेंदी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, पहला रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन के लिए आप क्या करो, अगर आपकी देखो पहले तो एक मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक है, मतलब बेसिक इंग्लिश आप सेंटेंस फॉर्मेशन में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा नहीं करते हो, सिंपल सिंपल इंग्लिश आप बोल लेते हो, लिख लेते हो, ठीक है? उतने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इतना कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, मेरी गारंटी है। ठीक है? रीडिंग सेक्शन में क्या करो, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, देखो जिस टाइप के कॉम्प्रिहेंशन आजकल आ रहे हो, ठीक है? सैंपल पेपर एक बार देख लो, ठीक है? सैंपल क्वेश्चन पेपर एक बार सबके देख लेना। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, सबके एक बार सैंपल पेपर देख लेना, ठीक है? सैंपल क्वेश्चन पेपर जो ऑफिशियल सैंपल पेपर हो, ऐसे नहीं कि कोई भी सैंपल पेपर देख लिया, ठीक है? जो ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई की तरफ से इश्यू हुआ हो, वो सैंपल पेपर देखना, उसमें जिस टाइप के कॉम्प्रिहेंशन आपको हाल-फिलहाल में मिले हों प्रीवियस ईयर देख के, ठीक है? तो वो कॉम्प्रिहेंशन, उस टाइप के कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेना। ये फ्री के नंबर होते हैं इनमें, कॉम्प्रिहेंशन वालों में, बहुत ही आसान पेपर होता है। कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ना और सॉल्व करके देखना, आपको हो जाएगा। 3-4 करोगे हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग स्किल में बात करें तो अलग-अलग आता है, ठीक है? इसमें आर्टिकल आता है, और क्या-क्या आता है, मैं लेटर आता है, पोस्टर वगैरह आते हैं, जो भी आता है, ठीक है? ठीक है? तो आर्टिकल, लेटर, पोस्टर, ठीक है?
न्यूज़ कॉलम वगैरह जो भी लिखने को आते हैं, ठीक है? लेटेस्ट पैटर्न भी इसका बदलता रहता है, तो जो भी आपके लेटेस्ट में है राइटिंग स्किल्स में, जो भी इसके अंदर आपके इंक्लूड हो रहे हैं इस बार, ठीक है? उन सभी के फॉर्मेट देखो, ठीक है? सभी के लिए करना है, सभी के लिए फॉर्मेट देखो, उसको याद करो, ठीक है? कुछ सॉल्ड एग्ज़ाम्पल देखो, बुक्स जो भी आपके पास हो, कोई भी बुक हो, ठीक है? उसके सॉल्ड एग्ज़ाम्पल देखो, आपके टीचर ने करा रखा हो तो उसके सॉल्ड एग्ज़ाम्पल देखो, ठीक है? टीचर ने कुछ कराया होगा, लिखवाया होगा, ठीक है? वो सॉल्ड एग्ज़ाम्पल देखो, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सैंपल कोई भी 2-3 क्वेश्चन उसकी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करो, ठीक है? थोड़ा आपकी अपनी इमेजिनेशन भी होती है इसमें, ठीक है? कि आप खुद कैसे फ्रेम करना चाह रहे हो, इसमें देखो इतना खुला हाथ है इसमें, ठीक है? जैसे मर्ज़ी आप सोच सकते हो, जो मर्ज़ी कर सकते हो, ठीक है? बस आपकी वही बेसिक इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, तो 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो हर टॉपिक का, फॉर्मेट का आइडिया रखते हुए, ठीक है? और उसे अपने टीचर से चेक करा लो, उसे अपने टीचर से चेक करा लो, टीचर आपको गलती बता देगा, आप उस चीज़ को ठीक कर लोगे, आपके फाइनल पेपर में आपकी उतनी गलती भी नहीं होगी, आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है? इसके बाद जो लिटरेचर वाला पोर्शन होता है, लिटरेचर वाले पोर्शन में आपके विस्टास है, फ्लेमिंगो है। ठीक है, विस्टास ऑफ फ्लेमिंगो के सभी चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बार मैं सजेस्ट करूँगा कि लाइन बाय लाइन पढ़ लो, चाहो तो समरी वीडियोज़ भी होती हैं कई सारी, समरी वीडियोज़ देख लो, ठीक है? और मैं तो कहूँगा टेक्स्ट के साथ अच्छा थोरो रहो, ठीक है? अगर टेक्स्ट के साथ आप थोरो हो ना, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे प्रीवियस ईयर में आया हो, ना आया हो, आप कर लोगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो टेक्स्ट से ही बनेगा, लाइन से ही बनेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर में आपकी नहीं लिखा हुआ है वो कंटेंट और आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको टेक्स्ट से ही बनेगा, चाहे बड़े से बड़ा चैप्टर हो, चाहे छोटे से छोटा चैप्टर हो, ठीक है? तो क्वेश्चन आपका बनेगा टेक्स्ट से ही, ठीक है? पोएम्स को अच्छे से, पोएम्स का इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है कि पोएम्स की पोएम में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तो पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? पोएट के नाम वगैरह आप याद कर लेना चाहो तो वो भी कई कई बार आ जाते हैं, ठीक है? तो पोएम का नाम और पोएट के नाम एक बार देख लेना तो वो आ जाते हैं, और उसका इंटरप्रिटेशन एक बार देख लेना पोएम का, कि किस स्टैंड पॉइंट से वो लिखी गई थी। अब उसके अलावा टेक्स्ट के साथ थोड़ा रहोगे तो आपका ये काम हो जाएगा लिटरेचर का, ठीक है? नॉवल वगैरह रिसेंट सिलेबस से हटी गई है, ठीक है? तो इंग्लिश के पेपर में मैं यही कहूँगा कि सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, स्पेलिंग मिस्टेक कम करो, ठीक है? फ्लो में लिखने की कोशिश करो, ग्रामेटिकली करेक्ट रहो, ठीक है? इतने चीज़ करोगे तो आपका पेपर ठीक-ठाक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आपके नंबर अच्छे ही आएँगे। इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको जो भी आप पीवाईक्यूज़ देखो और जो भी एक बेसिक बुक होती हो आप उसको फ़ॉलो करो, ठीक है? कोई वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा उतना करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? अगर आईटी वगैरह है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन पाइथन वगैरह अगर आपका जैसे कि 11th में नहीं पढ़े हो तो आपको 11th के बेसिक्स पहले क्लियर करने पड़ेंगे, फिर आपको 12th का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? फिज़िकल एजुकेशन में तो इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे मेरा था तो जितने भी चैप्टर्स थे एक बार रीड करने थे बस, और उसके अलावा आपके कुछ आसन वगैरह थे उसमें, तो वो क्वेश्चन हो गए। म्यूज़िक की बात करूँ तो उसमें 70% तो प्रैक्टिकल ही है, 30% थ्योरी है, तो उसमें एक पतली-सी बुक आती है, उसी में ही कुछ सुर वगैरह पढ़ने होते हैं, उससे काम हो जाता है, ठीक है? और बाकी इसी तरीके से अलग-अलग सब्जेक्ट्स का आपको अपने टीचर से आइडिया लग जाएगा और आप उसको जल्दी से कर लोगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट जिसका मुझे आइडिया था वो मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक जनरल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो क्वेश्चन एक तो जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर जो डालो सेंटर ऑफ द पेज पे डालो। ठीक है, सेंटर पे क्वेश्चन नंबर डालो, क्योंकि जब आप अ, शीट्स को टाई अप करते हो, शीट्स को जब टाई करोगे तो कई बार जब साइड में अगर क्वेश्चन नंबर लिखा होगा तो वो छुप जाता है। तो छुप जाता है तो इससे बढ़िया है कि सेंटर पे डालो। ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन करो, रंग-बिरंगे पेन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीट एंड क्लीन मैनर में करो। ठीक है, की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो, या फिर आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, आप ऐसे इसके ऊपर ऐसे क्लाउड लाइक भी बना सकते हो। जैसे कि आपका मैथ्स या फिज़िक्स में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसका आंसर आया तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप उसको ऐसे हाइलाइट कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप हाइलाइट कर सकते हो या अंडरलाइन भी कर सकते हो। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन सीरियल वाइज़ ऑर्डर में, या तो आप पीछे से शुरू करो और आगे तक आओ, या फिर आगे से शुरू करके पीछे तक आओ, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आपको
अगर आप सीरियल वाइज़ में अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन, अगर आप आगे से पीछे चल रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर लास्ट तक जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले ही करना है। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा कम आता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जगह छोड़ दो कि अंदाज़न मेरा अच्छा 1 नंबर या दो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेरा कम से कम इतनी लाइन में आ जाएगा, तो इतनी स्पेस छोड़ दो और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको सीरियल वाइज़ में करना है, तो पहला वाला पहले ही करना है, उसके लिए जगह छोड़ो, आगे बढ़ो, अगर नहीं आता है तो। लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन वो करना ज़रूर है। अगर मान लो भैया मुझे आता ही नहीं वो क्वेश्चन, मैं क्या करूँ? तो कोई नहीं, कुछ भी लिख दो। आपको आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ, ऊपर, नीचे कुछ तो आता होगा, तो लिख दो। नहीं आता तो भी लिख दो। कुछ लिख दो, क्योंकि खाली पेपर पे नंबर 0 ही मिलेगा और लिखोगे तो कुछ नंबर मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है? और कोशिश करो कि क्वेश्चन पेपर बैकवर्ड सॉल्व करो, यानी कि ज़्यादा नंबर से कम नंबर की तरफ चलो। मतलब आप आगे से पीछे करो, चाहे पीछे से आगे करो, आपको नंबर तो अ, पूरे ही मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि नंबर कम हो जाएँगे कि अगर आप पीछे से आगे कर लोगे, ठीक है? लेकिन सीक्वेंस वही रखना, ठीक है? अगर पीछे से आगे आ रहे हो, मान लो 20 क्वेश्चन है, तो 20, 19, 18, 17 इस तरीके से आप 1 तक आना, और आगे से पीछे जा रहे हो तो 1 से लेके 20 तक जाना, ठीक है? बैकवर्ड्स करने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आपके मोर नंबर वाले पहले हो जाते हैं। आप शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में हम थोड़े रिलैक्स होते हैं, तो ज़्यादा नंबर वाले जब कर लेते हैं, तो लास्ट में अच्छा लगता है कि हमें भले ही 10 क्वेश्चन बचे हों, ठीक है? लेकिन उसका ओवरऑल मार्क्स की 1-1 वाले 5 हैं और बाकी 2-2 वाले हैं, तो मतलब कि हमारा पेपर बहुत ज़्यादा मार्क्स के टर्म्स में नहीं छूटा, भले ही क्वेश्चन लग रहे हो कि 10 छूटे। तो उससे थोड़ा एक आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है? कोशिश करो कि जितने टेबल्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना पाओ, उतने बनाओ। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स जहाँ भी हैं, जैसे कि फिज़िकल केमिस्ट्री में है, फिज़िक्स में है, मैथ्स तो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है? बायो में भी एक आधा न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल जितने भी बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको अगर डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस हैं, अगर डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट जा रही है, ठीक है? तो उसको लास्ट में सॉल्व करो, ठीक है? उनको लास्ट में सॉल्व करो। और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपको रफ वर्क भी चाहिए होता है, क्योंकि आप तो बहुत घिचड़-पिचड़ करके करते हो। सपोज़ आपको कुछ इस तरीके से आपको रफ वर्क करना है, तो रफ वर्क या तो आप क्वेश्चन पेपर पे करो नंबर 1, या फिर आप रफ वर्क, या फिर आप साइड में मार्जिन बना के करो नंबर 2, या फिर आप एक सेपरेट पेज लो, ऊपर लिखो रफ, ठीक है? सेपरेट पेज मतलब आंसर कॉपी पे, ये नहीं कि खुद ले गए, ठीक है? तो उस आंसर शीट पे लिखो रफ, एक पेज पे, लास्ट वाला पेज ले लो और आप उस पे रफ वर्क करो, ठीक है? आराम से। ठीक है, लेकिन कोशिश करो थोड़ा नीटली करो। क्यों नीटली करो? कि मान लो आपको कोई कैलकुलेशन है, आपने आप उसको रिव्यू करना है अब, ठीक है? कि मैंने ठीक करी कि नहीं करी। तो अगर आप एकदम ऐसे अजीब कर दोगे, मान लो 1, 2, 4, 8, 0 है और आपने ऐसे काट के पता नहीं क्या-क्या कर दिया, ठीक है? आपको डिवाइड करना था और आपने पता नहीं कहाँ का कहाँ ले गए, तो आपको दोबारा करनी पड़ेगी वो रिव्यू करने के लिए, आपके पास समय वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है? तो ये बात का ध्यान रखना। ठीक है? तो रफ वर्क करो, तो या तो क्वेश्चन पेपर पे करो या फिर सेपरेट पेज पे करो आपके आंसर शीट पे, या फिर एक साइड में कॉलम बना के करो। इन तीनों में से कोई भी मेथड आप अपना सकते हो। ठीक है? लेकिन उसके ऊपर लिख ज़रूर देना रफ। ठीक है? मेन आंसर में मत करना, और डिफिकल्ट कैलकुलेशन अगर कहीं जा रही हो तो आप उसको लास्ट में सॉल्व कर लेना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स की अगर बात करें, तो कोशिश करो, मैंने पहले ही बोला कि केमिस्ट्री और बायो में स्पेशली आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखने की कोशिश करो, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख भी रहे हो ना, तो उसे फ्लो चार्ट, या कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे ऊपर सपोज क्वेश्चन है, तो कोशिश करो कि फ्लो चार्ट्स बना दो उसमें। अच्छा, उसमें प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? प्रोसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, अच्छा पहले डीएनए सैंपल लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो फ्लो चार्ट्स बना के कर दो, नंबर पॉइंट वाइज आप आंसर करो। ठीक है? कोशिश ये पूरे आपका सबके लिए, सब्जेक्ट्स के लिए एक तरीके से है जहाँ भी थ्योरी है, ठीक है? फिज़िक्स में भी कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन्स होते हैं, तो कोशिश करो पॉइंट वाइज़ आंसर करो, ना कि आप लंबे-लंबे पैराग्राफ लिखो, ठीक है? क्योंकि लंबे-लंबे पैराग्राफ लिखोगे तो एग्ज़ामिनर को चेक करने में दिक्कत होगी, आप पॉइंट वाइज़ लिखोगे, एग्ज़ामिनर को चेक करने में जल्दी होगी, क्योंकि एग्ज़ामिनर जल्दी-जल्दी चेक करना चाहता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे बनाने हैं। सिंपल। ठीक है, मैथ्स की बात करें, तो आप कोशिश करो कि हर स्टेप लिखो, क्योंकि स्टेप वाइज़ मार्क्स होते हैं, ठीक है? आपको फाइनल आंसर के, मान लो पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो फाइनल आंसर का सपोज़ 1 मार्क्स है, ठीक है? मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता है कितना है, लेकिन फाइनल आंसर का 1 मार्क होता है, बाकी स्टेप के भी आपके फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर होगा, ठीक है? आपको पूरे स्टेप्स लिखने के आपके 2-3 नंबर होंगे, तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज़ मार्किंग मिलती है, तो आप पूरा एक-एक स्टेप करके शो करोगे, तो आपको बेटर आप स्कोर कर पाओगे।
बायो में वही डायग्राम आप जितना पॉसिबल हो सके बनाओ, कोशिश करो डायग्राम स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे बनाओ, क्योंकि एग्जामिनर एक बार डायग्राम देख लेगा तो वो इस माइंडसेट से आपकी कॉपी चेक करेगा कि अच्छा डायग्राम में उसने मेन मेन बातें देख ली, अच्छा इस तो सब ठीक है, या फ्लो चार्ट बनाना है तो शुरू में बनाओ, ठीक है, तो शुरू में बना दिया तो अच्छा। अब ये बात है, अब आपने कुछ अपने कहानी लिख भी दी अंदर, सपोज 5 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर तो भरना ही है, तो कहानी लिख भी दी, तो वो कहानी उतनी ध्यान से वो पढ़ने वाला नहीं है, उसने शुरू में ही आपको उसका इंप्रेशन बन गया कि आपको आता है। इसके बाद इंग्लिश के लिए अगर बात करूँ, तो एक पहले ही एक ब्लूप्रिंट सा बना लो आंसर लिखने से पहले। सपोज़ आप कोई लेटर लिख रहे हो, अब लेटर या कोई कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको एक दिमाग में बना लो कि अच्छा मैं स्टार्ट ऐसे करूँगा, बीच में लिखूँगा, एंड में लिखूँगा। चाहो तो एक आप ऐसे कर लो, आप ऐसे एक गोला बना लो, ठीक है? एक गोला बना लो, अब यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके से वही रफ लिखते हुए, आप कोने में रफ लिखते हुए, आप इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर पे लिखते हुए आप अच्छा ये कुछ की पॉइंट्स लिख लो, ठीक है? इससे आप एक को आपको एक दिमाग में आपको सेट हो जाएगा कि आपको किस तरीके से आपको चलना है, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, राइटिंग स्किल में कई बार इमेजिनेशन है तो कहीं का कहीं चले जाते हैं, फ्लो गायब हो जाता है। तो फ्लो मेंटेन करने के लिए एक पहले ही सोच लो क्या लिखना है और उस पे स्टिक रहो। कोई नई चीज़ आपको दिमाग में आ भी रही हो तो मत लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब वर्ड लिमिट को कभी भी एक्सीड मत करो। जैसे कि अगर आपको लिखा है कि कुछ भी है आपको लिखना है उससे सपोज़ 150 टू 200 वर्ड्स में, ठीक है? तो 150 पे ही स्टिक रहो। ठीक है? 200 पे मत जाओ। 2-3 फ़ायदे हैं इसके। एक तो समय बचेगा, ठीक है? दूसरा अगर आप 50 शब्द एक्स्ट्रा भी लिखोगे तो आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर 50 शब्द एक्स्ट्रा लिखोगे तो हो सकता है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, कुछ गलती कर दो, ठीक है? जिस चक्कर में आपके नंबर मिलने के बजाय कट ही जाएँ और एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने बताया एग्ज़ामिनर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता कॉपी चेक करने में। क्यों? आप सबको पता है। ठीक है, तो वर्ड लिमिट को कभी भी एक्सीड नहीं करो। कैसे पता करोगे? आप एक आइडिया लगा लो कि मेरे एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, वो वहीं लगा लेना आइडिया। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब भी आपके सपोज़ आपके एक लाइन में सपोज़ 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? और 1, 2 और सपोज़ 6-7 वर्ड आ रहे हैं, 7 वर्ड आ रहे हैं सपोज़, ठीक है? तो आपने करीब 10 लाइन लिख दी, तो आपको कितने 70 वर्ड्स आ गए, एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से अंदाज़ा लगाना है, ऐसा नहीं कि आप पूरा गिन रहे हो 1, 2, 3 हर लाइन गिन रहे हो, ऐसा नहीं। एक लाइन की गिनो, नंबर ऑफ लाइन काउंट करो, मल्टीप्लाई करो, सिंपल। ठीक है, तो आपका एवरेज आ जाएगा कि आपके कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, अब 250 का मतलब 250 ही नहीं होता है, आपका दो 249 भी ठीक है, 251 भी ठीक है। ठीक है, तो इतना दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोट्स वगैरह जितना यूज़ कर पाओ इंग्लिश में थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, कई बार अगर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? हाँ, एक ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम कैलकुलेट कर लो, ठीक है? आप टाइम कैलकुलेट कर लो। कौन-सा टाइम? कैलकुलेट टाइम यू कैन डिवोट टू ईच क्वेश्चन। और ये कैसे करोगे? ठीक है, टाइम कैलकुलेट करो यू कैन डिवोट टू ईच क्वेश्चन। सपोज़ आपका जैसे कि मैंने अपने टाइम पे करा था, पेपर था 100 नंबर का, ठीक है? 100 मार्क्स का पेपर था, कितने घंटे में? 3 घंटे में करना था, 180 मिनट में करना था, ठीक है? तो मुझे इससे मैंने निकाल लिया कि 1 मार्क कितने मिनट में करें, 1 मार्क कितने मिनट में करना चाहिए। 100 मार्क लाने हैं भाई 180 मिनट में। तो 1 मार्क कितने में आएगा? 180/100 में, यानी कि आपका 1.8 मिनट में। ठीक है, तो 1 मार्क आपको 1.8 मिनट में लाना है। सपोज़ आपका 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, ठीक है? सपोज़ आपका 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपका 1 मार्क आप लाए कितने में? ठीक है, 180/100 1.8 मिनट में। ठीक है, सपोज़ आपका 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे कितनी देर में लाओगे? 1.8 इंटू 5 मिनट में, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 9 मिनट में। ठीक है, तो कोई 5 मार्क्स का सपोज़ आपका क्वेश्चन है, तो आप उसको कितना मैक्सिमम टाइम कितना डिवोट कर सकते हो? 9 और थोड़ा एक एक्स्ट्रा भी ले लो, चाहो तो 1 एक्स्ट्रा कर लो 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा। लेकिन 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि यही ना ये मान लो आपका ये होता है ना राइटिंग स्किल, इसमें कई बार ज़्यादा टाइम खा जाते हैं हम लोग, क्योंकि सोचते रहते हैं ना, सोच ही रहे हैं, पता लगा क्या लिखें, सोच ही रहे हैं, इतना नहीं सोचना। आपको टाइम ध्यान रखना कि कितना टाइम लगा सकते हो एक क्वेश्चन में, ठीक है? इंग्लिश का पेपर छूटने का चांस रहता था मेरे टाइम पे, तो इंग्लिश में मैंने कैलकुलेट करा था, बाकी में तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है? तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 9 मिनट में आप कर सकते हो। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, वो तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। वो पहले ही कैलकुलेट कर लेना कि अच्छा, ये पता ही होता है, ये चीज़ 8 नंबर की आती है, ये चीज़ 7 नंबर की आती है, तो इसमें मैं कितना लगा सकता हूँ, इसमें मैं अंदाज़ा कितना लगा सकता हूँ। ठीक है? तो इतना एक एवरेज आप लेके चलोगे तो कभी नहीं छूटेगा पेपर, मैं प पक्का बता रहा हूँ।
ठीक है? एक बार पेपर हो जाए तो आप ज़रूर उसे रिव्यू करना, ठीक है? रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है पेपर, ठीक है? रिवाइज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार होता है कि आपने कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ तो नहीं दिया, स्किप तो नहीं कर दिया। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो नंबर एक बात। कई बार होता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 था, हमने 19 क्वेश्चन कर दिया, लेकिन हमने उसका एक क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? हमने 19 क्वेश्चन कर तो दिया, लेकिन हमने उसके आगे दोबारा क्वेश्चन नंबर 18 ही लिख दिया, ठीक है? तो ये भी गलती हो सकती है, तो आपको सही क्वेश्चन नंबर डालना है। ठीक है? तो आपको ये देखना है। अच्छा, क्वेश्चन के 2 पार्ट है तो ए पार्ट लिखा, बी पार्ट नहीं लिखा, तो बी पार्ट लिखना है। तो ये सब आपको पूरा रिवाइज़ करना है कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं, सबकी नंबरिंग आपने करी है कि नहीं करी, ठीक है? अगर समय बच रहा है तो हर मार्जिन्स वगैरह बना के आप, वैसे तो बने होते हैं तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप हर क्वेश्चन के आगे बाद में लाइन खींच सकते हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन वगैरह वो सब आप पेपर के बाद करना। मतलब पहले एक बार पूरा पेपर कर लो, उसके बाद आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करके, आप रिवाइज़ करके आप पूरा अच्छे से आप उसको कर सकते हो। ठीक है? आपका जो रोल नंबर होता है वो सब अच्छे से भरना, ठीक है? सही सीट पे बैठना, ठीक है? ये सब आप काम अ, ठीक करोगे, ठीक है? ये सेंटर पे टाइम पे पहुँचोगे, ठीक है? तो आपका पेपर अच्छे जाने की पूरी-पूरी चांस है, ठीक है? तो सारी बातें मैंने बता दी हैं, ठीक है? इसके अलावा कोई ऐसी बात है नहीं जो मैंने नहीं बताई हो, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताना, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है? तो बोर्ड्स के लिए इतना जितना मैंने बताया इतना मोर देन इनफ है फुल ऑन फुल स्कोर करने के लिए, ठीक है? मेरे 97.8% आए, जो बाकी मेरे 11 नंबर का मेरा गलत हुआ वो फिज़िकल तो मेरा देखो फिज़िकल मैंने नीट की मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो फिज़िकल मैंने उतनी पढ़ी भी नहीं थी, 98 आ गए वो मेरे मोर देन इनफ थे। बाकी मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी थी जिस चक्कर में मेरे फिज़िक्स में, बायो में और केमिस्ट्री में क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है? तो वो अगर मिस्टेक नहीं करता तो मेरे मार्क्स और अच्छे आ जाते। तो सिली मिस्टेक्स को आप कोशिश करो कि कंट्रोल करो, सिली मिस्टेक्स मत करो। आप न्यूमेरिकल में आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करो, वो सब आप ध्यान रखो, ठीक है? तो वो सब ध्यान रखोगे तो आपके फुल ऑन फुल भी स्कोर कर लोगे, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।